हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक मंत्रा। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th फिज़िक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर, जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छी खासी मार्किंग आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसकी है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको 7 मार्क्स का बोर्ड में मिलने वाला है और इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस या कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वही बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं, रिपीट होते हैं। तो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में, बट स्पेसिफिकली उन पार्ट्स पर, उन कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैं आपको साथ साथ में बताती चलूँगी कि क्या पेपर के लिए करके जाना इम्पॉर्टेंट है और क्या पक्का रट के जाना है जो देखने को एग्ज़ाम्स में मिलेगा ही मिलेगा। So let us begin with today's chapter and the very first topic of today's lecture, that is current and charge। तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हुई इलेक्ट्रिसिटी की एक बेसिक सी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिसिटी जब किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी का मतलब है डेफिनेशन का इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। जब किसी एक वायर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है पर यूनिट टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इस चैप्टर में काफ़ी फार्मूलाज हैं। चैप्टर पार्ट 1 में मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। पार्ट 2 में लास्ट में जब पूरे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, एक फार्मूला चार्ट भी बना के मैं आपको दे दूँगी, जिसमें से आपको वो सारे फार्मूले याद कर लेने हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टफ लगते हैं कि बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बट एक ही फार्मूले से 3 निकल के आ रहे हैं किसी को उल्टा सीधा लिखने से। वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यहीं से फिजिक्स की सबसे अच्छी या इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर डेफिनेशन याद हो गई तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा और उसकी एसआई यूनिट भी अपने आप याद हो जाएगी। एसआई यूनिट समझते हो ना क्या होती है? जैसे कि हम लेंथ नाप रहे हैं तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हो सकती है, ये एसआई यूनिट्स होती हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को जो है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है आई से। करंट आई है, ठीक है, करंट इज आई। और चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज दूसरी चीज डेफिनेशन में देखने को मिल रही है। फ्लो ऑफ चार्ज है क्यू और लास्टली टाइम है टी। अब देखो ये फॉर्मूला बनता है वैसे तो, पर इस फॉर्मूले को भी एक सेकंड के लिए भूल जाओ। सोचो हमें याद ही नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, लेकिन आपने डेफिनेशन रट ली। एक चीज़ अच्छी जो कर दी है वो ये है कि डेफिनेशन रट ली। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू बाय पर यूनिट क्या है? पर यूनिट कौन है? पर यूनिट टाइम है। तो अगर डेफिनेशन याद हो गई तो फिर फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर इसका ठीक उल्टा ले लो, अगर फॉर्मूला याद हो गया, अगर इतना पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो आई करंट है ना। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी तरीके से कर लो, ऐसा यूनिट याद हो जाएगी। अब तीनों की फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गई, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये भी देख लिया। एसआई यूनिट्स क्या है? 3 चीज़ें आ रही हैं, आई, क्यू और टी। आई यानी कि करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। और चार्ज यानी कि क्यू की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स, ठीक है, एस। तो ये 3 चीज़ें समझ आ गई। अब देखो, वैसे तो हमें ये बताया है कि जो करंट होता है, जैसे मान लेते हैं 5 निकली करंट की वैल्यू, तो हमें लिखना पड़ेगा 5 एम्पियर, है ना। करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। लेकिन अगर मान लो पेपर में जाके एम्पियर याद नहीं रहा, कि भूल गए करंट की क्या ऐसा यूनिट होती थी उस टाइम, कई बार प्रेशर में या वैसे ही बच्चा भूल जाता है कि डेफिनेशन क्या है। तो अब इस 5 के आगे लगाएं क्या? क्योंकि अगर ऐसा यूनिट नहीं लगी तो टीचर नंबर नहीं देने वाला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब ये कर देंगे कि देखो कोई बात नहीं, करंट की तो नहीं पता, लेकिन चार्ज की तो याद है कि कूलम्ब है ना। और टाइम की तो याद है पर सेकेंड है, ये भी चलेगी डेफिनेशन। या फिर कूलम्ब सेकेंड -1, ये भी चल जाएगी। अगर एम्पियर गलती से भूल गए हो, नहीं याद है,
तो इन तीनों में से कुछ भी चल जाएगा। और यही जो है ये फिज़िक्स की या इस चैप्टर की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि एक चीज़ याद कर लो, बाकी सारी अपने आप याद होती चली जाएंगी, सब उसी में से निकल रहा है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, समझने की कि ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को आई से डिनोट करते हैं यूनिट एम्पियर, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं यूनिट कूलम्ब, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं यूनिट सेकंड में आएगी। ये भी वो पूछ लेता है एक नंबर में, यूनिट टेस्ट में तो आ ही जाता है, बोर्ड के पैटर्न में पूछे या ना पूछे, छोटे मार्क का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। डिफाइन 1 एम्पियर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कंपैरेटिवली जितना आगे जाके ओम्स लॉ पढ़ोगे या रेजिस्टेंस पढ़ोगे। पर देखो आसान ये भी है, जैसा मैंने बोला, इस एक फॉर्मूला को या ये एक डेफिनेशन को याद कर लो, ये भी अपने आप याद हो जाएगा। इस पेज पे लिखी हुई सारी चीज़ें सिर्फ एक फॉर्मूले पे बनी हुई हैं। देखो कोशिश करके, वो पूछ रहा है 1 एम्पियर क्या होता है। फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है ना। अब वो कह रहा है 1 एम्पियर, एम्पियर तो करंट होता है, यानी कि 1 यहाँ आएगा। तो यहाँ अब इसको इससे कंपेयर करना है, मैं करने क्या वाली हूँ इसको देखो, ये जो बॉक्स है इसको इस वाले बॉक्स के इक्वल बनाना है मुझे। कैसे बनाऊंगी, अब मान लेते हैं मैंने इसकी जगह आई की जगह 1 रख दिया। अब LHS, ये तो रूल पड़ा होगा कि LHS और RHS दोनों बराबर होने चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। अब अगर इधर 1 है, किसी भी नंबर में 1 कब आता है, जब ऊपर और नीचे वाले नंबर सेम हो, 5 1 जा 5 है ना। 1 तभी आ सकता है जब ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करें, यानी कि करंट की वैल्यू 1 तभी आ सकती है जब Q यानी कि चार्ज भी 1 कूलम्ब हो और T यानी कि टाइम भी 1 सेकेंड हो। समझ आया। 1 करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, ध्यान से समझो इस बात को, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर तभी आ सकती है जब चार्ज 1 एम्पियर फ्लो करे और 1 सेकेंड के लिए करे। यानी कि इस एक वायर में अगर मैं 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम्ब का चार्ज इधर की तरफ फ्लो करा दूं, तो जो करंट बन के आएगा वो करंट भी 1 एम्पियर ही होगा। समझ में आया कैसे आया है। ये है 1 एम्पियर, ऐसे लाते हैं 1 एम्पियर कि ये भी 1 कर दो, वो भी 1 कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब 1 आ जाएंगे, और इस तरीके से एम्पियर 1 हमारा करंट आ जाएगा। डेफिनेशन को बस इंग्लिश में लिख दिया, बात वही है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड, 1 सेकेंड। यही तो हम अभी इतनी देर से समझ रहे थे, यही चीज़ इन्होंने यहाँ इंग्लिश में लिख दी है। समझ आया। 1 एम्पियर की डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ फॉर्मूले में लिख दिया, 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। अब एम मीटर कुछ ऐसा आपके सर्किट में देखने को मिलेगा, आगे सिंबल्स में भी पढ़ेंगे किस तरीके से सर्किट में बनाया जाता है। एम मीटर कुछ ऐसा देखने में मिलता है, ए लिखा होता है। मीटर से ही समझ आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ नापने के काम आता है, जैसे हमारे बिजली के मीटर बिजली नापते हैं, है ना। तो एम मीटर नापने के काम आता है, क्योंकि एम्पियर एम मीटर करंट नापने के काम आता है कि किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये एम मीटर नापता है। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एम मीटर हमेशा सीरीज में दिखेगा। कहने का मतलब, मान लेते हैं ये मैंने सर्किट बनाया, ये कुछ बैटरी है, मान लो यहाँ बल्ब है, यहाँ एम्पियर हमेशा सीधा 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 लाइन में देखने को मिलेगा। ऐसे ये लाइन दिख रही है, सीधी जाके वापस आ गई। एम्पियर हमेशा इस लाइन पे देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं, सीरीज में सीधा सीधा चलते हुए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ समझ आ गई कि करंट जो है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो यहाँ से मैं 2 फॉर्मूले और निकाल सकती हूँ। ठीक है, 2 फॉर्मूले मैं एक सेकेंड यहाँ से और निकाल सकती हूँ, जिसमें पहला फॉर्मूला मैं निकाल दूँगी टाइम का फॉर्मूला निकालना है। तो देखो टाइम इधर आ जाएगा, क्यू आई के नीचे आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला अगर मुझे क्यू का निकालना है तो टी डिवाइड हो रहा है, टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आई के साथ। 2 फॉर्मूले और इसी फॉर्मूले से मैंने निकाल लिए। पहला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था ही, दूसरे में मैंने टी को LHS पे भेज दिया, आई नीचे आ गया डिवाइड होके, टाइम का फॉर्मूला बन गया, तीसरा चार्ज का फॉर्मूला बन गया। इनकी डेफिनेशन भी मैं चाहूँ तो यहीं से बना दूँ, इसकी तो हमें पता ही है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम,
है ना। यहाँ से टाइम की डेफिनेशन निकल आएगी, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट करंट, यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा कि कितना करंट कितने चार्ज के उसमें जा रहा है, ये इससे हमें हमारा टाइम निकल आएगा। और लास्ट है चार्ज की डेफिनेशन, Q इज इक्वल टू आई टी। चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ करंट को जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा चार्ज निकल कर आ जाएगा। तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी आसानी से आ गई। तीनों की ऐसा यूनिट भी निकाली जा सकती है टाइम की। देखो, चार्ज कुलम्ब है और करंट एम्पियर है, CA-1 या फिर C/A निकल आएगी। Q इज इक्वल टू आई टी। आई कौन है, करंट है, एम्पियर है, एम्पियर बाय सेकेंड, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। बहुत आसानी से कुछ भी निकाल सकते हो अगर एक बार समझ आ जाए कि आई करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है, ये इनकी डेफिनेशन है। समझ में आ गया, आई इज इक्वल टू Q/T होता है ना। सबकी एसआई यूनिट, सबकी डेफिनेशन याद हो गई। 1 एम्पियर बड़ा आसान है। एक मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को ज़रा देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। करंट कितना दे दिया, जो जो मिल रहा है, ये चैप्टर अगर क्वेश्चन पढ़ते चलोगे ना, जहाँ पे जो चीज़ गिवन है उसे वहीं लिख लो। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की वेट मत करो, क्योंकि कभी कभार वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर लेता है या ऐसा कुछ कर लेता है कि क्वेश्चन पढ़ के ही घबरा जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। एक एक चीज़ तोड़ते चलो। सबसे पहले करंट बोला है उसने हमको 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये करंट दिया है उसने फॉर 10 मिनट्स। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, उसने टाइम दिया है 10 मिनट्स, क्यों, बड़ा अच्छा टाइम दिया है, इसमें गलती क्या है। गलती ये करेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है कि टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, मिनट नहीं है, ठीक है। सेकंड में लाना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 हो जाएंगे। कितने हो गए टोटल सेकंड्स, 600 हो गए, है ना। टोटल सेकंड्स 600 हो गए। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को Q बोलते हैं। Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद नहीं आ रहा, आप क्या करें, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो फॉर्मूला बना लो। तुम्हें एक तो याद करके जाना ही है ना, I इज इक्वल टू Q/T, ये तो याद करना ही है। अगर ये याद हो गया तो Q निकालना है, T को इधर भेज दो ना। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, IT हो गया, बन गया फॉर्मूला। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद कर लिया काफ़ी है। अब Q इज इक्वल टू IT में कैसे निकालोगे, डाल दो वैल्यू, अब तुम्हारे पास दोनों वैल्यू हैं। I की वैल्यू 0.5 है ना, और T की वैल्यू 600 है। निकाल दो यहाँ से, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा अपना आराम से, ही तो इजी कैलकुलेशन है ना। बस इधर से करके आंसर निकालोगे। और ये याद रखना है कि जब आंसर निकालोगे तो SI यूनिट लिखनी नहीं भूलनी। SI यूनिट जहाँ लिखनी भूले वही आंसर ख़राब हो जाएगा। जैसे आंसर तुम्हारा 300 आ गया है ना, 6 5 30, 1 पॉइंट हटेगा, ठीक है। अब अगर आ गया तुम्हारा आंसर इतना, तो इसका वो क्या डालोगे, SI यूनिट क्यू निकाला है ना, चार्ज निकाला है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम्ब होती है ना, कुलम्ब होती है, तो कुलम्ब लिख दोगे, आगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आसान है, इस तरीके से करोगे हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बस डरना नहीं है। एक एक फॉर्मूला धीरे धीरे आराम से समझते चलो, हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कौन सा है, अगला देखते हैं, चलो। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भैया थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, बाय डेफिनेशन रट के चले जाना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट पॉजिटिव, सबसे पहली इंपॉर्टेंट है यूनिट पॉजिटिव, दूसरा है इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का, बड़ी अजीब सी लग रही है। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट का मतलब 1, पॉजिटिव का मतलब यही होता है। इस चार्ज को, ये इन्फिनिटी पे था, मुझे इसको लाना है इस पॉइंट पे, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बीच में मैं मेहनत करूँगी ना उसको उठा के वहाँ से यहाँ लाने के लिए, कुछ वर्क मुझे करना पड़ेगा। कितना काम मैंने करा कि मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला के रख पाऊँ, ये
जो होता है यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। समझ आया? कितना काम मैंने करा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक लाने के लिए, ये यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला भी है जो कि अगेन पूरा का पूरा उसकी उस पे ही बेस्ड है, डेफिनेशन पे ही बेस्ड है। डेफिनेशन पे कैसे बेस्ड है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले तो V से डिनोट करते हैं, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन Q से डिनोट करते हैं, चार्ज W से, चार्ज Q से। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होती है जी किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। कितना वर्क डन? उतना जितना एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के बराबर होती है, उतना वर्क जितना किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए ज़रूरी है। V इज इक्वल टू W/Q। समझ आया? इस तरीके से निकल गया फॉर्मूला, डेफिनेशन से ही निकला है, कोई नहीं तोप नहीं चलाई, तीर नहीं चलाए, ऐसे ही पता चल गया। अब देखो इससे फिर से दो फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। V इज इक्वल टू W/Q है, ठीक है। अगर मुझे W का फॉर्मूला निकालना है, Q नीचे डिवाइड में है, LHS पे मल्टीप्लाई में जाएगा, VQ बन जाएगा फॉर्मूला। अगर मुझे Q का फॉर्मूला निकालना है तो Q LHS पे जाएगा, V W के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये निकल गया Q का फॉर्मूला। तीनों को वो कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है वो हर बार तुमसे पूछे कि 5 यूनिट का वर्क डन है और 2 यूनिट का आपका चार्ज है, तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी हुई। वो तुमसे कह देगा कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 की है, वर्क डन 5 का है, तो अब चार्ज बताओ कितने का हुआ। वो उल्टा सीधा घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कैसे भी। बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक भी याद कर लोगे, एक से तीनों फॉर्मूले अपने आप निकल आएंगे। याद क्या रखना है? ये एक फॉर्मूला याद रखना है और किसको कैसे डिनोट करा जाता है। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W वर्क डन है, Q चार्ज है, ठीक है। अब इनकी SI यूनिट भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट्स होती है, याद रखोगे V से ही डिनोट करते हैं और V ही इसकी, जैसे मैं कहूँ कि किसी मतलब किसी मान लो किसी उसमें किसी रिएक्शन या किसी सर्किट या कहीं पर भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू 10V लिखूंगी मैं, क्योंकि ये भी वोल्ट है और ये इसकी यूनिट भी वोल्ट है, ठीक है। दोनों चीज़ों को V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये समझ आया? दूसरों की ऐसा यूनिट देख लो, वर्क डन की जूल्स होती है, ठीक है, जूल्स होती है, J से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ किसी ने 5 जूल का काम करा है तो वर्क डन इज इक्वल टू 5 जूल्स, इस तरीके से पेपर में उसको लिखा जाएगा, ठीक है। और लास्टली कौन है? लास्टली है चार्ज कूलम। ये तो पहले से भी पीछे से अभी पढ़ते हुए आ रहे हो कि चार्ज कूलम से डिनोट होता है, ठीक है। समझ आ गया, याद रहेगा। अब इसके बाद आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। The potential difference is that work is done to move a unit charge from one point to another। अब इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हैं, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ला रहे थे किसी एक पॉइंट तक, फिर जो वर्क डन होता था उसे कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस वो है जो कह रहा है कि इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हैं, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। फिर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस हुआ ना, अगर मान लो यहाँ ये 10 वोल्ट पे था, यहाँ ये 5 वोल्ट पे है, तो जो डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ आया? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की देखो फॉर्मूला तो ये है ना, V इज इक्वल टू W/Q। W की यूनिट कौन है? जूल है। चार्ज की यूनिट कौन है? कोलम्ब है। तो इसकी SI यूनिट भी क्या हो गई? V इज इक्वल टू जूल पर कोलम्ब। SI यूनिट याद करने की ज़रूरत फिर से मैं बता रही हूँ नहीं है, फॉर्मूला याद हो गया और SI यूनिट याद है, एक की भी तो सबकी निकाल लोगे। बस ये अच्छे से याद करके चले जाना, ये अच्छे से याद करके चले जाना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अब देखो जैसे 1 एम्पियर बताया था, इधर देखो 1 एम्पियर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। I इज इक्वल टू Q/T पढ़ा था, ठीक है जी। हमने बोला कि 1 एम्पियर इधर लाना है, तो इधर भी ऊपर नीचे 1 कोलम्ब और 1 सेकेंड ही लाना पड़ेगा, तभी तो कट कुटा के 1 के बराबर आ जाएंगे दोनों, है ना। ये हमने पढ़ा था।
सेम तरीका सेम लॉजिक इधर लगेगा 1 वोल्ट में। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q। वो कह रहे हैं कि वोल्टेज 1 होनी चाहिए, तो अगर वोल्टेज 1 होनी चाहिए तो इधर भी दोनों चीज़ें ऊपर नीचे 1 कर दो। वर्क डन जूल में होता है 1 जूल, चार्ज कुलम्ब में होता है 1 कुलम्ब। ये 1 डालते साथ डेफिनेशन भी आ गई, फॉर्मूला हो गया। अब देखो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ, या फिर 1 वोल्ट इज व्हेन अ यूनिट ऑफ वर्क इज डन विद द चार्ज ऑफ 1 कूलम। या देखो यहाँ लिखा है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन कैरिंग 1 कूलम चार्ज। व्हेन, देखो डेफिनेशन को तोड़ के फॉर्मूले में लाओ, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। समझ आया? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। किस तरीके से एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला आ गया, उससे डेफिनेशन भी आ गई, उससे सब कुछ आ गया। इस तरीके से होता है। ये समझ आया 1 वोल्ट कैसे निकालते हैं, 1 एम्पियर कैसे निकालते हैं। अब जैसे एम मीटर पढ़ा था, ठीक इसी तरीके से वोल्ट मीटर भी होता है भैया, इसी तरीके से बनाया जाता है। बस वहाँ ए लिखते थे, यहाँ वी लिख देते हैं। फ़र्क ये होता है कि एम मीटर जैसे ऐसे सीधा सीरीज़ में देखने को मिलता था कि ऐसे लगा हुआ है, वोल्ट मीटर इस लाइन में नहीं दिखेगा। वोल्ट मीटर या तो इसके ऊपर दिखेगा या तो इसके मान लो इधर नीचे दिख जाएगा, कहीं भी दिखेगा, पर इस लाइन पे सीधा सीधा नहीं दिखेगा कभी। इसी को बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल वो लाइनें होती हैं ना जो कुछ ऐसी दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? ऐसी। तो है ना, अगर मान लेते हैं ये ही हमारा सर्किट है तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा। समझ आया आप पैरेलल क्यों कहते हैं? इस तरीके से होता है। तो वोल्ट मीटर का क्या काम है? जैसे एम मीटर करंट नापता था, क्योंकि एम्पियर ऐसा ही यूनिट है। वोल्ट मीटर नाम में ही वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज नापता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापता है। ठीक है, देखो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the potential difference. It has high resistance and is always connected in parallel. समझ आ गया? इजी है। अब ये समझ आ गया तो अगले टॉपिक पे आ जाओ। अगला टॉपिक है सर्किट डायग्राम। बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। आधी से ज़्यादा चीज़ें तुम्हें पता है। जब कहीं एक बार ऐसे हो, ये ना 1 मार्कर में पूछ लेता है वो। कोई तुम्हें सर्किट बनवाने का किसी को शौक नहीं है, कोई तुम्हें नहीं बनवाना चाह रहा है ना, बहुत बड़ा पेंटर कोई के करके दिखा दो चित्रकला। बस इजी है, समझेंगे जल्दी जल्दी से। देखो एक अगर है तो सेल है, बड़ा वाला डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा वाला हमेशा नेगेटिव। एक से ज़्यादा है तो बैटरी है, बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव, छोटा वाला हमेशा नेगेटिव। ये 2 चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद आगे आ जाओ। अब की 2 तरीके की हो सकती है। अगर खाली गड्ढा है तो की क्लोज है, बंद है, इसके अंदर से करंट नहीं जा सकता। और अगर डब्बा भरा हुआ है अंदर से, यानी कि की ओपन है और इसके अंदर से करंट फ्लो करने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आगे। ये जो है, ये दिखा रखा है ऐसे करके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वायर तो जा ही रही थी, लेकिन ये वाली इसमें जॉइन कर दी है, बीच में एक तार लाके जोड़ी गई है, भेड़ी गई है ज़बरदस्ती, वायर जॉइंट है। लेकिन अगर वो ऐसा करके दिखाए, इसका मतलब है कि ये दोनों वायर एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई हैं, बस एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं। समझ आया? पड़ी हुई है, एक के ऊपर एक, जुड़ी नहीं है आपस में। अब इसके बाद अगला क्या है, ये तो सबको पता है। ये हम जैसे बच्चों का इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये थोड़े हैवी बच्चों का इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो जाके पेपर में कुछ अलग ही तरीके की चित्रकला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बात दोनों एक ही है, दोनों के दोनों बल्ब हैं। ठीक है, कोई नहीं मार्क्स काट रहा अगर वैसा वाला बल्ब बना दोगे तो। अब ये बल्ब हो गए। ये जो है ये रेजिस्टर है, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इसका काम बस ये मानो कि करंट को रोकता है। दिख रहा है ना कैसे कचड़ पचड़ सी हो गई, करंट स्मूथली फ्लो कर ही नहीं पाएगा। ये करंट को रोकने के काम आता है, इसको बस ऐसे याद रखना है। और रेजिस्ट करने का मतलब ही यही होता है कि किसी को रोकना। तो नाम ही रेजिस्टर है जिसका, उसका काम तो रोकना ही होगा। तो रेजिस्टर फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब रेजिस्टर भी आगे 2 तरीके के बता रखे हैं। एक बता रखा है ये वाला रजिस्टर जिस पे ये एरो जा रही है, और एक बता रखा है ये वाला रजिस्टर। दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि ये वो वाले रजिस्टर है जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कितना करंट रोकना है।
ये वाला जो रजिस्टर है इसमें हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कितना रोकें। अगर इसे 5 एम्पियर का करंट रोकना है या 5 का ही रोकेगा, यहाँ मैं डिसाइड कर सकती हूँ मुझे 2 का रोकना है, 3 का रोकना है, 4 का रोकना है, 5 का रोकना है, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया क्या है। और फिर लास्ट में ये तो तुमने पढ़ ही लिया है, जहाँ ए लगा है वो एम मीटर है, जहाँ वी लगा है वो वोल्ट मीटर है। ये नहीं पता था, ये देख लो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एक चीज़ होती है। ए एम मीटर है, एम्पियर ऐसा यूनिट से याद रखना है, करंट नापता है। वी वोल्ट मीटर है, वी वोल्ट से याद रखना है, इलेक्ट्रिक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस याद रख उसको मेजर करने के काम आता है। और गैल्वेनोमीटर किसके काम आता है? गैल्वेनोमीटर बस यही बताता है कि इस सर्किट में करंट है भी या नहीं। समझ आया? गैल्वेनोमीटर ये बताने के काम आता है कि सर्किट में करंट है या नहीं, या फिर है तो कितना है। ठीक है, डिटेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ओम्स लॉ। नाउ दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। यही है जो आपके पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, इसका ग्राफ भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और इसकी डेरिवेशन भी। ये पूरा पेज ही इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लो, बाय हार्ट याद करके चले जाओ। ठीक है, समझो। सबसे पहले ओम्स लॉ की डेफिनेशन देखो, बाय वर्ड याद करनी है, बाय हार्ट। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, याद रखना है इस बात को। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर। किसी मेटालिक वायर के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है इज in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains constant। अब टेम्परेचर का फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, बस लिख दिया है। इसीलिए नहीं कि फेल्ट क्यूट माइट डिलीट लेटर, डेफिनेशन में ज़रूरी है, चाहे फॉर्मूले में ना दिखे पर डेफिनेशन में ज़रूरी है। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, इम्पॉर्टेंट लाइन है। पूरी डेफिनेशन ही इम्पॉर्टेंट है, बाय वर्ड रट जाना, 2 लाइन की भी नहीं है, 10th क्लास में उतना कर सकते हो जब पता है कि यहाँ से नंबर आएंगे ही, तो है ना। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? वो तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये लिख दिया, हाँ जी हमें पता है, लेकिन हमें ये साइन कुछ खास पसंद आता नहीं है, जहाँ पे ये मछली बनी होती है इन्फिनिटी वाली, इसको हटा के इक्वल टू लाते हैं क्योंकि वो देखने की आदत है। तो जब हम इसको हटा के ये इक्वल टू का साइन लाएंगे तो एक फालतू के भैया हमारे पास देखने को मिल गए आर। अब इनका क्या काम है? v इज इक्वल टू आई आता है ना ये हटने के बाद, लेकिन एक आर जो है ये फालतू में आ चुका है। इसका क्या काम है हमारे अंगने में? इसका ये काम है कि ये कांस्टेंट है। ये रूल है मैथ्स का कि जब भी आप कोई ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आना ज़रूरी है। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह एक कांस्टेंट को लाना ज़रूरी होता है। तो हम जिस कांस्टेंट को लाए हैं उन भैया का नाम है आर। आर का मतलब क्या? आर बोले तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पीछे पड़ी थी जो करंट को रोकने का काम करती है, यही होती है रेजिस्टेंस, यही आर है। यही फॉर्मूले में बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे पीछे आ गया है। अब डेफिनेशन देख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूले में आ जाओ, V, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि तुम्हें यही याद हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बस इतना ही तो याद करना है। और अगले ही स्टेप में आई इक्वल टू आके आर आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है। आर कौन है? आर कांस्टेंट है। ग्राफ भी भैया उतना ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में दे देते हैं। ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। ओमिक कंडक्टर इस ग्राफ को सीधा सीधा फॉलो करेंगे, नॉन ओमिक कुछ उल्टे सीधे चले जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो नहीं फॉलो करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ को। ठीक है, अब ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, ये भी याद रखना है कि ऊपर जो जा रही है वो वोल्टेज है, नीचे जो जा रहा है वो करंट है। 4 ग्राफ दे देंगे जिसमें यहाँ पे वोल्टेज और करंट दे देंगे, किसी पे यहाँ वो करंट और यहाँ वोल्टेज दे देंगे, किसी पे यहाँ वर्क डन और वो करंट दे देंगे। ध्यान से देखना है कि जो ऊपर जा रही है वो वोल्टेज होनी चाहिए, जो नीचे जा रहा है वो करंट होना चाहिए, तब ही जाके
निकलेगा ओम्स लॉ का ग्राफ, ठीक है, ऊपर वोल्टेज और नीचे करंट। अब इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ मैं तुम्हें और दिखाना चाह रही हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी पता है ना, जो किसी के सामने लिखा है, मान लो इसके सामने x है तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मान लो x इसके नीचे लिखा है तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर मैं v को बढ़ाऊंगी तो x भी बढ़ेगा क्योंकि दोनों भाई हैं सामने सामने। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर मैं v को बढ़ाऊंगी तो x कम होगा क्योंकि दोनों भाई उल्टे सीधे हो गए, ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। अब अगर ये समझ आया तो ऊपर देखो कि v और i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगी तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर मैं पोटेंशियल और करंट बढ़ाऊंगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि तीनों के तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। समझ आ गया ओम्स लॉ, इम्पॉर्टेंट है, याद करके रट के जाना है इसको। इसके बाद आ जाओ रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पीछे देख ली, 2 पेजेस पे हमने देखा है, पहले हमने पढ़ा ये वाला तो रेजिस्टर है, करंट रोकता है। ये वाला रियोस्टैट है जो कि हमारी मर्जी से रोकता है जितना हम चाहें उतना। फिर हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि ये कांस्टेंट भी तो होती है ना, ये कांस्टेंट भी तो होती है। अब आ रहे हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पे। पहले मैंने बता दिया है कि वो रोकता है करंट को, बस यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। जब कोई कंडक्टर अपने यहाँ से चार्ज में जा रहा होता है उसको बोलता है अरे 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 रुक जाओ भाई, है ना, कहाँ जा रहे हो, ऐसे कैसे, यही रेजिस्टेंस है। जब कोई कंडक्टर अपने अंदर से फ्लो करने वाले चार्ज को रोक दे, ये रेजिस्टेंस है। फॉर्मूला इसका है ओम, ठीक है, हमारे वाला ओम नहीं, OHM वाला ओम साइंटिस्ट के नाम पर ही आया है ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो इजाद है, जो इनोवेशन है, वो इन भाई साहब ने ही करा था, ओम भैया ने। तो ओम भैया ने अपने नाम पे SI यूनिट भी बना दी कि चलो अपना थोड़ा नाम ही कर लेते हैं, तो SI यूनिट भी उन्हीं के नाम पे, ओम के नाम पे जानी जाती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि किसी सर्किट में किसी वायर की रेजिस्टेंस 5 ओम है तो मैं R इज इक्वल टू 5 ओम इस तरीके से लिखूंगी। समझ आ गया? चलो अब अगर इतना क्लियर है तो इधर आ जाओ। अब आगे क्या है, अब देखो फिर से वही बात, 1 ओम, अभी तक हम 1 एम्पियर पढ़ चुके हैं। देखो इतना फास्ट है ना कि मैं सेकेंडों में तुम्हें रिवाइज भी करा दूँ। I इज इक्वल टू Q/T पढ़ा था, है ना। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लोज व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, है ना। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर अ यूनिट ऑफ सेकेंड द करंट फ्लोइंग इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इंग्लिश तुम्हें भी आती है लिखनी, लेकिन ये समझ में आ गया कि फॉर्मूले से आ रही है, तो देखो कितनी आसानी से डेफिनेशन आ गई। इसी तरीके से 1 वोल्ट की पढ़ी थी, V इज इक्वल टू W/Q पढ़ा था, है ना। when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge, the potential is said to be 1 volt। बस फॉर्मूले से ही डेफिनेशन आ रही है, फॉर्मूला रट लिया, सब कुछ हो गया। अब सेम काम सेम कहानी यहाँ पर भी है। रेजिस्टेंस देखो फॉर्मूला क्या है, एक बार इधर देखो, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, इसको ऐसे याद कर लो, वीर फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR, तीनों चीज़ें सामने सामने हैं, वीर, है ना, याद रहेगा। अब देखो, अब अगर वीर याद है तो यहाँ से रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया था कि एक फॉर्मूले से 2 निकाले जा सकते हैं। अगर V इज इक्वल टू IR है तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ I इज इक्वल टू V/R, और यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ R इज इक्वल टू V/I। 3 फॉर्मूले यहीं से बन सकते हैं। अब लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो R की बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू तो V/I है, ठीक है। अब आ जाओ, R इज इक्वल टू V/I, उसने हमसे पूछा है कि 1 ओम कब बनेगा। 1 ओम तब बनेगा जब ये ऊपर नीचे वाले भी 1 हो जाएंगे, यानी कि 1 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा और कैरी करेगा 1 एम्पियर के चार्ज को, तब जाके रेजिस्टेंस 1 ओम आएगी। अब ये जो हमने समझा है इसी को डेफिनेशन में देखो इन्होंने कैसे लिखा है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि ये, एंड द करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, यानी कि ये, द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। सीधी सीधी जो फॉर्मूला है उसी की इंग्लिश बना दी, कोई मेहनत भी नहीं करी, है ना। तो अगर फॉर्मूला याद हो गया तो ये भी बहुत आसानी से कर लोगे। 1 ओम समझ आया कैसे निकालोगे। रियोस्टैट क्या है, ये रियोस्टैट यही है जो पहले पढ़ा था कि अपनी मर्जी से वेरिएबल रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस में क्यों बदलूं,
मुझे पता है ये करंट को रोकती है, तो मैं रेजिस्टेंस तभी बदलूंगी ना जब मुझे करंट को बढ़ाना होगा, तो मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगी। अगर मुझे करंट को कम करना होगा तो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगी। यानी कि जब मेरे को करंट को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो ही मैं रियोस्टैट का यूज़ करूंगी, क्योंकि तभी तो रेजिस्टेंस बदल के करंट को रोकेंगे। क्लियर है इतना? समझ आ गया? अब रेजिस्टेंस समझ आ गया तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रेजिस्टेंस को फ़र्क पड़ता है। ये इसका प्यारा सा फॉर्मूला है, ये ऐसे बना है फॉर्मूला, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो बस हमें ये बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर पे। यानी कि मैं जितनी ज़्यादा लंबी वायर लूँगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस, ऐसा मान लो। मटेरियल, इसीलिए हम अलग अलग तरीके की तारें बनाते हैं, कॉपर की बनाते हैं, सिल्वर की बनाते हैं, सबकी अलग अलग रेट की रेजिस्टेंस होती है ना। तो इसीलिए कोई तार महंगी मिलती है, कोई तार सस्ती मिलती है, कॉपर की महंगी मिलती है ना, और तो जो अलग अलग तरीके की तारें होती है जो थोड़ी सस्ती मिलती हैं, इसीलिए क्योंकि हर एक मेटल की रेजिस्टिविटी और या रेजिस्टेंस कम होती है। रेजिस्टिविटी यही है जो हर एक मेटल की अलग है। लेंथ सब पे काम करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी लेंथ उतनी रेजिस्टेंस। एरिया सब पे काम करेगा, जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो हर मेटल की अलग है, हर वायर की अलग है। सिल्वर अलग रेजिस्टिविटी देगा, कॉपर अलग देगा, एल्यूमिनियम अलग देगा, गोल्ड अलग देगा, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। और रेजिस्टेंस डायरेक्टली टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कितना टेम्परेचर है उतनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, यहीं से ये प्यारा सा फॉर्मूला जो दिख रहा है ये आया। क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब देखो R रेजिस्टेंस है, यही तो हमें निकालनी है। जो जो चीज़ें सामने लिखी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो रो सामने लिखा है, रो कौन है? रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, ये सामने है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। लेंथ सामने है, यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और एरिया नीचे है, यानी कि एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? फॉर्मूले से सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? अब देखो, अब ये जो रेजिस्टेंस है, जो कोई ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि कोई एक यूनिट वायर ऑफ यूनिट लेंथ या यूनिट क्रॉस सेक्शन जो देता है, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना सबकी अलग होती है, सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक होती है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है, चाहे मैं एरिया को कितना भी बदलूं, लेंथ को कितना भी बदलूं, किसी भी चीज़ को बदलूं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ बदलती है, क्योंकि हर एक मेटल टेम्परेचर के साथ भी तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन लेंथ और एरिया का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इम्पॉर्टेंट है। देखो ओम्स लॉ के बाद जो दूसरा थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाओ। अगला है रेजिस्टिविटी, यही जो हम पीछे से पढ़ रहे हैं कि हर एक मेटल की अपनी एक अलग रेजिस्टिविटी होती है जो उसकी लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ये रट्टा लगाना है कि मेटल्स या अलॉयज़ की रेजिस्टिविटी देखो ज़्यादा है। ये ऐसे नहीं लिखा 10-8, ये ऐसे है 10⁸8, 10⁻6। ठीक है, इस तरीके से है, लेकिन ये रेजिस्टिविटी मेटल्स और अलॉयज़ की कम होती है, इसीलिए तो हम इन्हें सर्किट में यूज़ करते हैं, है ना। रेजिस्टिविटी मेटल्स और अलॉयज़ की कम होती है कंपैरेटिवली किससे? इंसुलेटर से। इंसुलेटर का नाम ही इंसुलेटर क्यों है? हम क्यों जानते हैं इंसुलेटर को? कि इंसुलेटर को करंट अपने अंदर फ्लो कराना नहीं आता, ये अलाउ नहीं करता है चार्ज को फ्लो करने के लिए। तो अगर ये फ्लो चार्ज नहीं करेगा अपने अंदर अलाउ, तो इसकी रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो अलाउ नहीं कर रहा है ना। तो ये अपने अंदर से करंट फ्लो करना अलाउ नहीं करते और इसीलिए इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, यानी कि 10⁻, ये देखो 12 to
रेजिस्टिविटी 17 जा रही है पॉजिटिव में, इनकी माइनस में भी जा सकती है इस तरीके से, क्योंकि बहुत कम रेजिस्टिविटी है, नहीं रोकते हैं करंट फ्लो करने से अपने अंदर, इसीलिए तो चार्ज फ्लो कर रहा है, माइनस में है, बहुत कम है रेजिस्टेंस। लेकिन इनकी रेजिस्टेंस पॉजिटिव में पावर 12 है, पॉजिटिव में पावर 17 है, सोचो कितनी पावर है, तभी तो इनके अंदर से करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से रेंज होती है इनकी। अब इसके बाद देखो रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय, ये सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट है बस ऐसे ही, कि रेजिस्टिविटी किसी भी एलॉय की उसके पेरेंट मेटल से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब अगर पेरेंट मेटल 10 एम्पियर के करंट को रोक देगा तो रेजिस्टिविटी एलॉय की ज़्यादा है, ये और ज़्यादा वाले को रोक देगा, ये 15-20 एम्पियर को भी रोक देगा, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छे से रोक पाएगा एलॉय। प्योर मेटल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि प्योर मेटल का तो काम ही है फ्लो कराना चार्ज, वो रोकता थोड़ी है, उसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एलॉय दो मेटल्स का मिक्सचर है, ये इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करता चार्ज को फ्लो करना। ठीक है, अब देखो इधर एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स सो दे आर यूज्ड। ये आपका रीजनिंग असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में कौन से मेटल यूज़ करे जाते हैं, या फिर एलॉयज़ को ही क्यों यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में। इलेक्ट्रिक हीटिंग यानी कि रॉड में यूज़ कर लिया है ना, वो जो हीटर आते हैं वायर वाले उसमें यूज़ कर लिया, जो भी हीटिंग डिवाइस है रूम हीटर वगैरह, इन सब में एलॉय ही क्यों यूज़ होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसीलिए इनको यूज़ करा जाता है। क्योंकि कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो गया तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, या उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा तो वो मेल्ट ही हो जाएगा, फिर उसमें गर्म क्या करोगे तुम जब मेटल खुद ही पिघल के भाग गया। एलॉयज मेल्ट नहीं होते हैं, बर्न नहीं होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर्स पे, इसीलिए इनको यूज़ कर कर इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल दिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस पे, क्योंकि इनकी देखो रेजिस्टिविटी लो है, ये करंट को कम रोकेगा। हम तो चाहते हैं ना करंट कम रोके, तो हम चाहते हैं कि करंट रोक के बैठ जाए, नहीं चाहते, इसीलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम की तारें यूज़ करते हैं। इसीलिए ये तार महंगी आती हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, ये करंट को कम रोकती हैं। ठीक है, अब देखो, अब रेजिस्टिविटी समझ आ गई, तो इसके बाद 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम्हें करा रही हूँ। इसके बाद जो पार्ट 2 बचेगा उसमें बस 3 टॉपिक होंगे। पहला कौन सा होगा, पहला होगा सीरीज़ और पैरेलल की रेजिस्टेंस, सीरीज़ रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस होगी, है ना, और तीसरा टॉपिक होगा हीट और पावर का। ये 3 टॉपिक बस बचेंगे जो हम कल करेंगे। ये मैंने छोड़े इसीलिए हैं क्योंकि आज ही जो टॉपिक करें इनमें 2-3 इतने इम्पोर्टेंट थे कि वो आते हैं, और ये तीनों में से ये 2 तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो 5 नंबर में देखने को मिलते हैं। आज के में ओम्स लॉ इम्पॉर्टेंट था और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी था। अब मैं आपको 2 न्यूमेरिकल कम से कम करा रही हूँ जो कि आपकी बुक के ही हैं, पेपर में देखने को मिल जाते हैं, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लो कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। 60 वोल्ट, वी देखते साथ वी ही लिख देना है, वी 60 वोल्ट की है ना। करंट कितना है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, याद रखना है 4 एम्पियर है। वो हमसे पूछ रहा है कि देखो अभी जो मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर है ना, वो 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पे 4 एम्पियर का करंट अपने सोर्स से ड्रॉ कर रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कितना करंट ये ड्रॉ करेगा इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर मैं, वो ये कह रहा है कि अभी मेरे पास 60 वोल्ट ड्रॉ करके 4 एम्पियर करंट ला रहा है, अगर मैं 60 से 120 वोल्ट कर दूं तो बताओ करंट कितना होगा। अब फॉर्मूला याद करो, सबसे पहले तो वीर याद है फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू आई आर। हमें ये बात बचपन से पता है कि एक फॉर्मूले में कोई 2 चीज़ें पता हो तो तीसरी हम निकाल लेंगे, इतनी बेसिक मैथ्स तो सबको आती है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है, मुझे वी भी पता है, मुझे आई भी पता है, मैं क्या निकाल सकती हूँ, आर निकाल सकती हूँ। आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर देखो वी बाय आई बन जाएगा। वी कितना है 60 है, आई कितना है 4 है, कितना आ गया आंसर, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 5 और 6, 4 5 जार 20, 15 4 जार 60,
ठीक है, आसानी से आ गया। अब यहाँ छोड़ दिया तो टीचर नंबर देगा 0, क्योंकि पहली बात तो 15 लिखने पे ही नंबर कट जाएंगे, रेजिस्टेंस है तो यूनिट ओम लगानी ज़रूरी है। यहाँ छोड़ दोगे तब भी नंबर 0 ही मिलेंगे, क्योंकि उसने हमसे ये पूछा ही नहीं कि रेजिस्टेंस कितनी है, उसने हमसे क्या पूछा है कि करंट कितना देगा। अब हमें पता है कि फॉर्मूले में 2 चीज़ें पता हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ही पता थी, लेकिन अब हमें रेजिस्टेंस भी पता है 15 ओम है। अब जब रेजिस्टेंस भी पता है तो आई निकल जाएगा। अगर V इज इक्वल टू आई आर होता है तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, V बाय आर। V कितना है 120, R कितना है 15 है। इस तरीके से डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे आराम से। कितना आंसर आएगा, 8 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 8 आर 120 आराम से आ जाएगा। समझ आया कैसे करा है, पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकाली फिर उसे दूसरे में पुट करके आंसर निकाला। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी, एक बिल्कुल चिद्दू सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करके बहुत आसानी से आंसर निकल गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल देख लो, ये किस बारे में है। अब ये देखो हमसे क्या कह रहा है, ये फॉर्मूले पे बेस्ड है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसको दिमाग में ज़रा रखना इसे सॉल्व करने से पहले, ठीक है, इसी पे आएगा सारा। अब वो कह रहा है अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, ठीक है जी, वैल्यू नहीं दी है, लेंथ L ही बता दी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया A ही दे दिया, ठीक है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ये 4 दे दिए। अब तक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 2 वैल्यू दी ही नहीं, तीसरी 4 दे दिए, कैसे निकलेगा। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक और वायर ले ली है, वो कह रहा है इसकी रेजिस्टेंस बताओ क्या होगी। हैविंग द सेम मटीरियल, सेम मटीरियल का मतलब रो दोनों में सेम है, रो लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सेम है ना। हैविंग सेम मटीरियल, लेंथ L बाय 2, L बाय 2 का मतलब क्या, लेंथ आधी कर दी है, एंड क्रॉस सेक्शन 2A मतलब एरिया को 2 इंटू ए डबल दुगना कर दिया है। अब वो कह रहा है बताओ कितनी होगी, यही तो उसने पूछा है। अब इधर आ जाओ, अगर पहले वाले में रेजिस्टेंस निकालते तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है ना। रो की जगह तो रो ही लिखना था, L की जगह L ही लिखना था, A की जगह A ही लिखना था, और 4 इधर आ जाता, यानी कि 4 इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये आता है ना। 4 इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता। अब इधर देखो, इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी R इज इक्वल टू रो, ध्यान से देखना, L बाय 2 है ना, और एरिया की जगह कौन है, एरिया की जगह 2A है, यही है ना, यही है, वैल्यू रख दी। अब देखो R इज इक्वल टू रो L बाय 4A, समझ आया क्या हुआ है, R इज इक्वल टू रो एल बाय 4A। अब इससे क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए, या फिर इसको ऐसे समझो, रुक जाओ थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। अब देखो रो एल बाय ए का तो तुम्हें पता है ना वैल्यू क्या होती है, रो एल बाय ए ये रहा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो R ही होती है ना। तो R इज इक्वल टू, R पहले वाला R इज इक्वल टू R बाय 4, क्योंकि नीचे 2 2 जा 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा, तो यहाँ से R2 की रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R2 की रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 ओम। कितनी आ जाएगी, 1। कैसे आ गया देखो, शुरू से समझो, पहले वाला लेंथ L थी, एरिया A था, रेजिस्टेंस 4 ओम थी, R इज इक्वल टू रो L बाय ए डाल के 4 हमें दे दी, क्योंकि 4 तो क्वेश्चन में ही गिवन था। अब सेकेंड पार्ट पे आए, सेकेंड पार्ट में 1/4 हमारा यहाँ पर बाहर निकल गया इधर, और रो एल बाय ए ऐसा का ऐसा ही बच गया। रो एल बाय ए की वैल्यू कितनी आई थी, रो एल बाय ए की वैल्यू कितनी थी, इधर देखो, इधर रो एल बाय ए की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ R की वैल्यू भी 4/4 आ जाएगी, और ये कैंसिल होके इक्वल आंसर 1 दे देगा। समझ आया किस तरीके से आया है, तो बहुत आसानी से इस तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है।
और 1 ओम आपकी रेजिस्टेंस नई वाली वायर की आ जाएगी जो उसने आपसे पूछी थी। ठीक है, तो कल करेंगे पार्ट 2 डिस्कस। पार्ट 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो पार्ट भी मिस मत करना और इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना। इजी चैप्टर है, अच्छे से कर लोगे। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।